नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो सूबे के लिए सुखद दिन है। क्यों है? क्योंकि महामहिम इस समय सूबे में है और आज तो राजधानी में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज सुबह वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए लखनऊ के राजभवन में विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां जो है सभ्यता के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 तस्वीरें देखिए। जब कानपुर से रवाना हुए राष्ट्रपति, उस दौरान उनको 4 मिनट की देरी हुई। देरी क्यों हुई, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रेलवे क्रॉसिंग पर जो है वो ट्रक फंस गया था, जिसको निकालने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी के रेलवे स्टेशन की है, जिस दौरान तमाम लोग कतार में खड़े हुए नजर आए। फिर चाहे वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, आनंदीबेन पटेल हो, सभी ने राष्ट्रपति का स्वागत यहां पर किया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राजभवन पहुंचे महामहिम। राजभवन में चाक चौबंद तैयारियां नजर आई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त की? बिल्कुल पूजा, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। उनका गृह राज्य है। परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि राजभवन पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। पुलिस के आला अफसर इस बात को लेकर मुस्तैदी के साथ डटे हैं कि किस तरीके से उनके काफिले की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसके अलावा रामनाथ कोविंद की बात करें तो उनकी बेटी स्वाति सिंह और पत्नी सविता सिंह लखनऊ की हजरतगंज मार्केट है, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी का हजरतगंज बताया जाता है, उसमें खरीदारी के लिए पहुंचे। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी भी जो राजभवन में उनका अपना खुद का स्वीट है उसमें आराम कर रहे हैं। खाना खाने के बाद वो जो उत्तर प्रदेश के जजेज हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल वो अंबेडकर सांस्कृतिक जो सेंटर है उसका शिलान्यास लोक भवन में किया जाएगा। तो ये बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए सुनहरा अवसर है, सुखद अवसर है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं और पूरे परिवार के साथ हैं। जब वो ट्रेन से राजधानी लखनऊ पहुंचे तो पूजा उन्होंने एक अपना संदेश भी ट्रेन के जो कुशल संचालन है उसके लिए कहा कि मैं लगातार अपने लोगों से मिला हूं, इसके लिए मैं रेलवे को धन्यवाद देता हूं और मैं कामना करता हूं कि भारत का रेलवे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे में रहे। तो कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद का जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है और वही चीजें उनके इस दौरे में दिखाई देती हैं। पूजा, ठीक है। संजीव, क्या इस दौरान राष्ट्रपति जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कल जब उनका कार्यक्रम लोक भवन में होगा, लोक भवन में आपको बता दूं पूजा, ये मुख्यमंत्री कार्यालय है और यहाँ पर हो सकता है कि योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहें, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने अंबेडकर की तमाम प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगाई थी दलितों को लुभाने के लिए, भाजपा भी वही कार्ड खेलने जा रही है। जिस तरीके से अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का कल शिलान्यास होना है, तो कहीं ना कहीं संभव है कि योगी कैबिनेट का जो प्रदर्शन है वो उसमें हो सके। योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन इस तरीके की पुख्ता सूचना पूजा अभी तक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सूबे के लिए इस समय सुखद दिन है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति सूबे में मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्पेशल ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस उन्नाव के जैतीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचने से करीबन 30 मिनट पहले ट्रक फंसने से अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने धक्का देकर ट्रक खींचकर ट्रक को खाली कराया। डीएम रविंद्र कुमार, एसपी आनंद सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। सूबे में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं, ऐसे में सभी दल जोड़ तोड़ के गणित में लग गए हैं और सूबे की सियासत के इस खेल में ट्विस्ट का काम किसने किया है? ओवैसी ने। कैसे? उसके लिए आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम अब ख्वाहिशों की जमीन उत्तर प्रदेश में तलाशने की तैयारी में है।
अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को और पेचीदा बनाने का जिम्मा असदुद्दीन ओवैसी ने उठा लिया है। ओवैसी ने खुला ऐलान कर दिया कि पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एआईएमआईएम के इस ऐलान से सबसे ज्यादा बल अगर किसी के माथे पर पड़ा है तो वो है सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल, जिनके दावे में हमेशा मुस्लिम वोट बैंक उनकी बपौती रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की इस घोषणा से अगर किसी की बाँछें खिली हैं तो वो है ओम प्रकाश राजभर और उनकी अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा, क्योंकि सुभाषपा प्रमुख ने पहले ही ऐलान किया था कि कुछ अन्य छोटे दलों के फ्रंट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अब तो कहना ही क्या, ओवैसी का साथ भी मिल गया है। अक्सर हैदराबाद से सांसद जो अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, इस बार हिंदी में ट्वीट करते हुए बोले कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, हम ओम प्रकाश राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। खैर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और दूसरी तरफ पिछले साल ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जहां सीमांचल इलाके में उनकी पार्टी के 5 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में उनके हाथ खाली रह गए थे। लेकिन अब सूबे में तमाम दल जो मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं, उनके लिए जी का जंजाल जरूर हो गया है, क्योंकि ओवैसी अपना गणित कितना साध पाएंगे ये तो बात की बात है, पर कईयों का समीकरण डामाडोल जरूर करेंगे। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीट के बंटवारे को लेकर कोई समस्या ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 100 सीटें देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम 403 सीटों की पूरी तैयारी कर रहे हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद में है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 25-25 लाख में जिला पंचायत सदस्य बिक रहे हैं, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में चुनाव आयोग से मांग कि सांसद और विधायक के तर्ज पर ही जनता ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करे। ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनकी बोली लग रही है। हम बलिया में बैठे हैं, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, बनारस हो, मऊ हो, क्या किसी से छुपा है? 25-25 लाख बोली यहाँ चल रही है बलिया में, 25-25 लाख गाजीपुर में, 30-30 लाख बनारस बोली लग रही है। तो वहीं हमीरपुर में बीजेपी और उसका घटक दल यानी कि निषाद पार्टी आमने सामने हो गए। बीजेपी से बगावत करके निषाद से जिला पंचायत चुनाव के उम्मीदवार दुष्यंत सिंह परिहार ने आरोप लगाया कि उनके नामांकन करते ही प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर उनके 2 मोरंग डंपरों पर कार्रवाई करी है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की गुहार लगाई। आपको ये बता दें कि दुष्यंत सिंह परिहार बीजेपी उम्मीदवार जयंती राजपूत के खिलाफ एकमात्र उम्मीदवार हैं। के बाद से हमीरपुर का जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर मेरे ऊपर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई कर रहा है। वह मुझे दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है। व्यवसायिक तौर पर मैं खनन व्यवसायी हूं।
शासन द्वारा स्वीकृत पट्टे में मैं नियमित कार्य करता हूं, फिर भी प्रशासन द्वारा मेरे व्यवसाय पर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जा रही है। मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूं, भारत का नागरिक होने के नाते लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर मेरे चुनाव लड़ने में डाली जा रही बाधाओं को संज्ञान में लेकर प्रशासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रशासन द्वारा सत्ता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करना लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा बनाए जा रहे दबाव बस वो भी असहज महसूस कर रहे हैं अपने को। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव न लड़ने की वजह बता दी है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसमें उन्होंने कहा, हमने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो हम चुनाव जरूर लड़ते। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया और कहा कि वो इस चुनाव में अपना समय जाया न करें, ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत करें, मजबूत बनाएं और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को और बढ़ाने का काम करें। तो वहीं मायावती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा की सरकार बनेगी। गौर फरमाइएगा, कहा है बसपा की सरकार बनेगी। जब यहां बसपा की सरकार बन जाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ब खुद बसपा में शामिल हो जाएंगे। इस बार यहां उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहां अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ मैं इस चुनाव के संबंध में ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि हमें ऐसा लगता। तो वहीं प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज वेस्ट यूपी के दौरे पर निकल चुके हैं। राधा मोहन गाजियाबाद, मेरठ का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो विधायक, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। बैठक में राधा मोहन जिलों का सियासी तापमान भी नाप रहे हैं, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आज गाजियाबाद में बैठक के बाद राधा मोहन देर शाम को मेरठ पहुंच जाएंगे। मेरठ दौरे के बाद अगले दिन मुजफ्फरनगर का रुख करने वाले हैं। आपको बता दें, कल गोरखपुर में मौजूद थे। प्रधानमंत्री के मन की बात भी उन्होंने अधिकारियों के साथ सुनी और साथ में निर्देशित भी उनको किया था। अब आज पश्चिमांचल के दौरे पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में हैदर जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राधा मोहन सिंह की कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ खास? देखिए पूजा, अगर बात की जाए, आज बीजेपी के प्रभारी जो है राधा मोहन वहां आए थे। गाजियाबाद के NH-24 पर जाफरान होटल के अंदर रुके थे। रुकने के बाद यहाँ पर देखा गया तो गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर के जो विधायक हैं, सांसद हैं बीजेपी के, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, उनको लेकर एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में जिला पंचायत की जो जीत हुई है उसका मंथन किया गया। उसके साथ साथ आने वाली विधानसभा जो है उसको लेकर भी तैयारी करने की बात की गई। हालांकि मीडिया से इस मीटिंग को बहुत दूर रखा गया, क्योंकि ये जो मीटिंग थी वो बहुत अलग तरीके की थी और उसके लिए उनको मीडिया को ब्रीफिंग के लिए भी उन्होंने टाइम नहीं दिया और ना ही इनवाइट किया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र अयोध्या का होगा। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने धर्मपुर के किसानों के साथ में एक प्रेस वार्ता करी है। इस दौरान उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण को लेकर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम नहीं दे रही है। फैजाबाद में एयरपोर्ट के नाम पर हमारे धर्मपुर, कुटिया, गंजा गांव के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक तो सरकार किसानों को जमीन का सही मुआवजा नहीं दे रही है। हम ये मांग पहले भी कर चुके हैं, 2 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जमीन का सर्किट रेट बढ़ाइए, सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम करिए, जैसे एक्सप्रेस वे बनाने में श्री अखिलेश यादव जी ने किया था और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई थी।
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न जमीन का सर्किट रेट बढ़ा रही है और न सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा किसानों को दे रही है। उल्टे जो गांव के नौजवान अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, उन नौजवानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। योगी सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया आज बुलंदशहर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गौरक्षक केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान कई अधिकारी और नेता मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद अशोक कटारिया ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने पर्यावरण को लेकर के भी लोगों को पौधा लगाने की अपील करी है। परिवहन मंत्री जिले में आयोजित अन्य कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। प्रतापगढ़ के गांव गोलपुर में शराब माफिया सुधाकर सिंह की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। बताया यह जा रहा है कि माफिया 1 लाख का इनामी है। पट्टा की जमीन पर फैक्ट्री बनाई गई थी। तो वहीं घटनास्थल पर कुंडा एसडीएम सतीश चंद्र द्विवेदी और सीओ लालगंज सहित कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची है और तफ्तीश की जा रही है। बाराबंकी में एक मुस्लिम युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को जो है उसके ऊपर उसको साथ ले आने का आरोप लगा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि युवक खुद को हिंदू बताकर उसके घर में खेतीबाड़ी का काम देखता था। लड़की के परिजनों का आरोप है कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। उसका एक 5 साल का बच्चा भी है और युवक पहले भी 3 लड़कियों के साथ ऐसा ही कर चुका है। वहीं उन्होंने युवक पर दबाव बनाकर लड़की के धर्मांतरण का भी आरोप लगाया है। खेत बोते हैं, हम के साथ धोखाधड़ी की हम जान नहीं पाए। फिर कहीं हम जा रहे हैं डॉक्टरी का जो है पेपर दे, अब तुम्हारा खेत न बुझे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 222 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 169 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो वहीं 45 लोगों की इस संक्रमण की वजह से जान चली गई है। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3165 है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग कोरोना डेल्टा प्लस वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, उनकी जांच जरूर हो। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा गंभीर संक्रमण है। डेल्टा प्लस के लिए सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार से मिली वैक्सीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का अभियान अब चरम पर है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज दी जा चुकी है। युवाओं में इस वैक्सीन के प्रति उत्साह भी एक कारण बना हुआ है कि आंकड़ों में बढ़त है। कोरोना से बचाव के लिए अब तक कुल 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें बीती 16 जनवरी से लेकर 31 मई तक 1 करोड़ 83 लाख टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि जून के सिर्फ 26 दिनों में ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। प्रदेश सरकार ने 10 जेल अधीक्षकों का तबादला कर दिया है। अपर मुख्य सचिव कारागार प्रशासन और सुधार विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। इन सभी जेल अफसरों को बिना इंतजार किए बगैर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। इससे पहले शनिवार को भी देर रात 12 जिलों के वरिष्ठ जेल अधीक्षकों और जेल अधीक्षकों के तबादले किए गए थे। इसमें नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा जैसे बड़े जेलों के जेल अधीक्षकों के नाम शामिल थे। वहीं मुरादाबाद के पाकबाड़ा इलाके में बड़ा हादसा पेश आया, जहां पर पंजाब से डबल डेकर बस चेकिंग टीम को देखकर पिकअप से टक्कर खा गई। इस हादसे में आज सुबह 6 बजे 0 पॉइंट गन्नौर माफी के पास हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सड़क हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए, साथ ही घायलों को तुरंत बेहतर इलाज दिलाने को कहा है। आपको बता दें, इस पूरे हादसे में पुलिस की भूमिका सामने आ रही है। गाजियाबाद के चर्चित बुजुर्ग पिटाई प्रकरण में जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले में तीनों आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी की जा चुकी है। आरोपी प्रवेश गुर्जर, कल्लू गुर्जर और उमेद पहलवान पर रासुका लगाई जाएगी।
बुजुर्ग की पिटाई के इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई थी और साथ ही माहौल बिगाड़ने की साजिश भी की गई थी। तो वहीं गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति समद सैफी की पिटाई और जबरन उसकी दाढ़ी काटने के आरोपों को लेकर राजनीतिक घमासान भी छिड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस सांप्रदायिक पहलू से इनकार कर रही है। हरदोई पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लखनऊ पारा थाना इलाके का रहने वाला है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया, आरोपी शराब के कारोबार में संलिप्त था और मुखबिर की सूचना पर अतरौली एसओ संजीव शर्मा ने 25,000 के इनामी होरी लाल को नरियाखेड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन में गड़बड़ी को लेकर सियासत तेज। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है डेलीगेशन कार्यालय से रवाना हो चुका है। चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए रवाना हुआ है। प्रतिनिधिमंडल 6 सदस्यीय है। डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात होगी। राज्यपाल कश्यप, शशांक यादव डेलीगेशन में मौजूद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।